2023 को वार्नर ब्रदर्स वालों की तरफ से अनवेलकम नामी एक हॉरर फिल्म रिलीज की गई। कहानी जिमी और माया नामी एक कपल के बारे में है जिन्हें आयरलैंड के गांव में एक घर मिल जाता है। घर के पास ही एक जंगल था और जंगल में एक रहस्य छुपा था। तो देखते हैं कि इन लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। फिल्म की शुरुआत होती है लंदन शहर से, जहां हम एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने वाले कपल को देखते हैं, यानी जिमी और उसकी पत्नी माया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और खुश रहते थे। आज की रात माया अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो इस बात से बहुत खुश थी और वो अपने पति जिमी को भी ये खुशखबरी सुनाती है। जिमी खुद भी पिता बनना चाहता था, तो ये खबर सुनते ही वो खुशी से झूम उठा। दोनों सेलिब्रेट करने का सोचते हैं। घर में शैंपेन की बोतल नहीं थी, इसलिए जिमी नीचे के मार्केट में शैंपेन लेने गया। जिमी का सामना यहाँ के कुछ लोकल गुंडों से होता है, जिन्हें वो नजरअंदाज करके स्टोर के अंदर चला गया। अपना सामान लिए जब वो बाहर निकला, वो गुंडे अब भी वहां थे। वो जिमी को परेशान करने लगे। जिमी अब भी उनके मुंह नहीं लगना चाहता था, इसलिए वहां से जाने लगा। वो बार बार जिमी को परेशान कर रहे थे। गुस्से में आकर जिमी उन्हें गाली देकर चला जाता है। इस पर ये गुंडे भड़क गए और घर तक इसका पीछा करते रहे, फिर इसे मारने और पीटने लगे। जिमी की एक समस्या थी कि उसे गुस्सा तो आता था, मगर वो लड़ता नहीं था। माया जब ये शोर सुनती है, खुद को जल्दी से बाथरूम में लॉक कर देती है। उसके पास फोन था, इसलिए वो पुलिस को कॉल मिलाती है, मगर तब तक उन लोगों ने माया को पकड़ लिया था। वो उससे ज्यादती करने वाले थे। जिमी को उन्होंने काफी मारा पीटा था। उनमें से एक ने जिमी के गर्दन पर चाकू रखा था, इसलिए वो माया को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। माया भी कोशिश करती है अपने बचाव में लड़ने की। खुशकिस्मती से पुलिस समय पर पहुंच गई, इसलिए वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं। ये दोनों काफी घबरा गए थे। इसके कुछ दिन बाद इन्हें खबर मिली, जिमी की आंट आयरलैंड के गांव में रहती थी। अब उसकी मौत हो चुकी थी। मरने से पहले उसने अपनी जायदाद जिमी के नाम कर दी थी, क्योंकि उसके परिवार में और कोई बचा नहीं था। खैर, जिमी को उनके मौत का दुख कम और घर मिलने की खुशी ज्यादा थी। दोनों ने ही फैसला कर लिया था कि वो शहर छोड़कर गांव में रहने चले जाएंगे। उस हादसे के बाद माया के दिल में एक डर सा बैठ गया था, तो वो शहर को छोड़ना चाहते थे। 8 महीने बाद हम इन दोनों को अपने गाड़ी में देखते हैं, जो कि उस गांव की तरफ आ रहे थे। सबसे पहले इनकी मुलाकात होती है हैना से, जो कि जिमी की आंट, जिसका नाम मैप था, उसकी दोस्त रह चुकी थी। तो हैना इन दोनों को घर दिखाती है और यहाँ इस गांव के बारे में काफी कुछ बता भी देती है। जाते जाते उसने बड़ी अजीब सी बात कही। वो इन दोनों को जंगल की सीमा पर ले जाती है, जहाँ दीवार थी, एक दरवाजा था और छोटी सी जगह। जिमी कहता है कि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो आंट मैप मुझे यहाँ आने नहीं देती थी। हैना माया से कहती है कि देखो, जब मैप जिंदा थी तो हर दिन उसकी एक ड्यूटी हुआ करती थी। हर सुबह वो यहाँ ऑफरिंग रखती थी, जिसमें लीवर के कुछ टुकड़े होते। ये उन चीजों के लिए होता जो जंगल में रहते थे। उनकी एक अलग दुनिया है और वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए एक रस्म की तरह हर सुबह तुम्हें ये करना होगा। पर मैं समझती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सारी बातें अजीब होगी और तुम्हें इस पर विश्वास भी नहीं। तो अगर तुम लोग इजाजत दो तो मैं हर सुबह आकर ये काम कर सकती हूँ, आपको परेशान नहीं करूंगी। ये बातें सुनकर जिमी और माया को काफी अजीब लगता है कि हैना जैसी औरत ख्याली बातें कर रही है, मगर उसका दिल रखने के लिए माया कहती है कि नहीं, ये घर हमें मिला है और अगर इसके लिए इतनी ही कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं ये करने को तैयार हूँ, वादा करती हूँ। जिमी पूछता है कि जंगल में कौन रहता है? कोई लेप्रिकॉन्स? असल में ये एक आयरिश फोकलोर है। जिमी इस बात को मजाक में ले रहा था, मगर हैना कहती है कि नहीं, लेप्रिकॉन्स नहीं, वो कुछ और है, छोटे लोग जिन्हें फार डेरिक कहा जाता है। हैना उनका ज्यादा समय नहीं लेती और ये कहकर चली गई कि आप दोनों हमारे पब में जरूर आना, वहाँ आपके लिए कुछ खास है। हैना के जाने के बाद दोनों पति पत्नी उसकी ख्याली कहानी का मजाक उड़ाने लगे और इसके बाद वो घर को अपने हिसाब से ठीक करने में लग गए। छत में एक बड़ा सा छेद था, इसलिए ये लोग मेंटेनेंस वालों से संपर्क करते हैं। अगले दिन ये सामान लेने इस गांव के मार्केट में गए। वापस आते समय जिमी माया को एक जगह दिखाने वाला था, मगर एक कुत्ता दोनों को डरा देता है। फिर हैना के कहने पर ये उनके पब में चले जाते हैं। अंदर आते ही सभी लोग इन्हें घूर रहे थे, जो कि इन्हें काफी अजीब लगता है, मगर असल में हैना के कहने पर वो इनके साथ मजाक कर रहे थे।
ये जानकर कि ये एक फ्रैंक था, ये काफी हंसते हैं। गांव के ज्यादातर लोग बहुत अच्छे थे। अपनी तरफ से वो इन दोनों को कुछ तोहफे भी देते हैं। ये लोग खुश थे। ये बताते हैं कि घर के छत में एक छेद है और उन्होंने यहाँ के कुछ लोगों को हायर किया है। वो असल में एक परिवार था, वेलन और उसके 3 बच्चे। वेलन का नाम सुनते ही एक बुजुर्ग उनके बारे में अजीब अजीब सी बातें करने लगा। जैसे वो जिमी से कहता है कि जब वो लोग तुम्हारे घर में आ जाए तो अपनी पत्नी के पास ही रहना, वरना वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो बदतमीजी करने लगा, इसलिए हैना उस बूढ़े को अपने पब से बाहर निकाल देती है। इस आदमी का नाम रोरी था और इसके पास एक कुत्ता भी था। बाहर में हैना माया से पूछती है कि क्या तुमने वो काम किया जो मैंने करने को कहा था, यानी जंगल की सीमा पर ऑफरिंग्स रखना। माया भूल गई थी। हैना को बुरा लगता है, कहती है कि तुमने वादा किया था, अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो मुझे करने दो। इस पर माया समझाती है कि हम आपको इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ महीने पहले जब हम लंदन में थे तो 3 गुंडे हमारे घर में घुस आए थे और हम दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये जानकर हैना समझ जाती है कि इन पर क्या गुजरी होगी, इसलिए वो माया को समझाती है कि मैंने जो भी कहा है वो सच है। मैं भी इस बात को दिल से मानती थी और मैं चाहती हूँ कि तुम भी वही करो, क्योंकि उसने अपनी बच्ची को खो दिया था जब उसने नकार दिया उन चीजों को जो जंगल में रहते हैं। माया कहती है कि आज के बाद वो वहाँ लीवर रखेगी। अगले दिन सुबह सवेरे ही एक आवाज इन्हें जगा देती है, जैसे घर में कोई घुसा हो। हाथ में बेड लिए जिमी नीचे आता है, मगर पता चला कि असल में ये कंस्ट्रक्शन वाले हैं। वेलन और उसके बच्चे ये सभी बड़े अजीब और आलसी थे। ये वर्कर्स कम और गुंडे ज्यादा लगते थे। मना करने के बावजूद ये किचन का ही सेटअप शुरू करते हैं। वेलन कहता है कि हमें खाना समय पर चाहिए, इसलिए किचन पहले ठीक होगा। वेलन सनकीसा इंसान था, जैसे वो इन दोनों से कहता है कि हर कोई मुझे डैडी बुलाता है, इसलिए तुम भी डैडी बुलाना। इनके बच्चों में से सबसे बड़ा बेटा, जो काफी बड़ा था, वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं था, किसी छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करता था। खैर घर इनके हवाले छोड़कर दोनों पहले तो कुछ सामान खरीदने मार्केट जाते हैं। वापस आते समय इन्हें पता चला कि कल जिस बूढ़े आदमी ने इनके साथ बदतमीजी की थी, यानी रोरी, वो कहीं खो गया है, साथ ही उसका डॉग भी, और लोग उसे ढूंढने में लगे हैं। इसके बाद ये दोनों चर्च जाते हैं, जहाँ पर आंट मैव का ग्रेव भी था। माया फादरी को अपने बारे में बताती है कि वो पहले भी एक आदमी के साथ रह चुकी है, मगर वो एक बुरा इंसान था। माया एक अबॉर्शन कर चुकी थी, मगर अब उसे जिमी मिला और वो इस बच्चे को दिल से चाहती है। यहाँ इन दोनों को एक नई बात पता चली जब ये आंट मैव के कब्र पर गए थे। आंट मैव की एक बच्ची मर गई थी निमोनिया से, ये बताया था हैना ने, मगर फादरी का कहना था कि नहीं, वो खो गई थी और उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। ये बात इन दोनों को उलझन में डाल देती है कि उसने झूठ क्यों बोला होगा। शायद बाकी जो बातें उसने कही वो भी झूठी हो सकती है। घर आते समय इस बार माया अपने साथ लीवर ले आई थी। घर पहुंचकर जिमी को काफी गुस्सा आता है जब वो वेलन के बच्चों को स्मोक करते देख लेता है। ये सभी बहुत आलसी थे। माया जिमी से कहती है कि प्लीज झगड़ा शुरू मत करना, मगर जिमी उसे उलझता है और वो दोनों भी काफी बदतमीजी करते हैं। बल्कि जब ये दोनों घर पर नहीं थे तो इन लोगों ने फ्रिज से खाना भी खा लिया था, कुछ पैसे भी चुरा लिए थे। उस समय माया अपने कमरे में जाती है जहाँ वेलन का बड़ा बेटा इयॉन माया को अजीब नजरों से घूर रहा था। माया डर जाती है और जिमी को आवाज लगाती है। इसके बाद ये दोनों वेलन से शिकायत करते हैं, मगर वो इन दोनों से माफी मांगता है कि इयॉन नासमझ है। फिर ये लोग कल भी आने वाले थे। जिमी को ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, मगर 2-3 दिन का ही काम था। अगली सुबह माया उस दीवार के करीब जाकर लीवर का वो टुकड़ा रख देती है और जब उसकी नजर हटी तो वो मांस गायब था। उसे थोड़ा शक हुआ, मानो जैसे हैना की बातें सच हो, मगर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर वेलन और उसके बच्चे काम पर आ गए थे जहाँ यौन एक खिड़की को गलती से तोड़ देता है। जिमी भड़क जाता है, उनके बीच झगड़ा शुरू हुआ, मगर माया आती है, उन्हें शांत करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे यौन पर दया आ रही थी। तभी खुद वेलन आकर यौन को मारने पीटने लगा, जो कि माया को अच्छा नहीं लगता और वो वेलन पर भड़क जाती है। अब इनका झगड़ा खत्म हुआ और सभी अपने अपने काम पर लग गए। गार्डन में काम करते समय माया को जंगल का वो दरवाजा खुला मिला। उसे उत्सुकता थी कि आखिर हैना किन चीजों के बारे में बात कर रही है, इसलिए वो उस जंगल में चली गई जहाँ उसे काफी अजीब महसूस होता है। फिर उसे दिखाई दिया रोरी नामी उस बूढ़े का कुत्ता
जो हैना के हिसाब से लापता हो चुका था। माया उसके पीछे जाती है ताकि उसे वापस ला सके और उसे भी ये उम्मीद थी कि शायद वो रोरी को भी ढूंढ ले, मगर वो डॉग उसे एक हट के करीब ले आता है। वहाँ अंदर रोशनी थी। माया उसके अंदर जाती है, देखती है कि नीचे सीढ़ियाँ गई है और ढेर सारी मोमबत्तियाँ जल रही है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो रोरी के डॉग को बुला रही थी। वो हट से बाहर आता है। माया चूंकि प्रेग्नेंट थी और उसे ऐसे घूमना नहीं चाहिए था, इसलिए वो घर की तरफ वापस आने लगी, मगर रास्ते में उसे यॉन मिल जाता है जो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। माया को उस पर तरस आ रहा था। जब यॉन कहता है कि मेरे पिता इसलिए मुझसे नफरत करते हैं, मुझे मारते पीटते हैं क्योंकि मुझे जन्म देते समय मेरी माँ मर गई। माया उसे समझाती है कि तुम्हें इस बारे में किसी को बताना चाहिए, मगर वेलन ने उसे काफी डरा दिया था और जब माया उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है तो यॉन उससे ज्यादती करने लगा। यॉन काफी बड़ा और शक्तिशाली था तो माया का बचना तो नामुमकिन था, मगर हमें नहीं दिखाया जाता आगे हुआ क्या। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डरी हुई माया जो घर लौट आई है, जिमी को कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उसे जंगल में ले गए और जो भी चीज है उसने देखी या जो उसने एक्सपीरियंस किया वो उसे बताने की कोशिश कर रही थी। ये भी कि यॉन ने उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की, मगर छोटे जीव आकर उसे घसीट कर ले गए। उन्होंने माया की मदद की। जिमी उसकी अजीब बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसका मानना था कि वो प्रेग्नेंट है और शायद ये सब उसके दिमाग में चल रहा है। इस बात को लेकर दोनों का झगड़ा भी हो गया तो जिमी नाराज होकर पब में चला जाता है जहाँ पर यॉन के भाई बहन थे। असल में वो उसे ढूंढ रहे थे क्योंकि वो सुबह से ही घर नहीं आया था, तो उन दोनों को जिमी और उसकी पत्नी पर शक था। खैर जिमी घबराया हुआ था क्योंकि उसने माया की कहानी पहले ही सुन ली थी। यॉन पर किसी तरह के क्रिएचर्स ने हमला किया, मतलब यही उसका मानना था, मगर वो अपना मुंह बंद रखता है। शाम को माया घर में अकेली थी। जंगल से एक छोटा क्रिएचर आता है, हाथ में बैग लिए। वो घर के अंदर दाखिल हुआ और माया के सामने वो उस बैग को रख देता है। माया उस क्रिएचर को देखकर काफी घबराई हुई थी। वो उसकी तस्वीरें लेना चाहती थी ताकि बाकी सबको दिखा सके, मगर घबराहट की हालत में वो सही से तस्वीरें ले ही नहीं पाई। और जब वो बैग को देखती है, ये देखकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए कि असल में उसके अंदर यॉन का कटा हुआ सर है। जब जेमी घर लौट आया तो माया उसे यॉन का कटा सर दिखाती है, जिससे वो भी दहशत में आ गया। वो माया से पूछता है कि ये तुमने क्या कर दिया। माया समझाती है कि ये मैंने नहीं किया, जंगल में रहने वाले बोनो ने किया। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की पर तुमने विश्वास ही नहीं किया। अब हमें पुलिस को बताना चाहिए। जिमी कहता है कि तुम पागल हो गई हो, इसके कत्ल का इल्जाम हम दोनों पर ही आएगा, इससे पहले कि ये सबूत को कहीं छुपा दे। वेलन और उसके बच्चे पहुंच जाते हैं। वो दरवाजे पर खड़े थे। वेलन जिमी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ कुछ किया है, हमें अंदर आने दो। जिमी दरवाजा नहीं खोल रहा था, वो काफी घबराया हुआ था। उन्हें जाने के लिए कहता है कि मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ, मगर वेलन फिर भी वहाँ से नहीं जाता। उसका बेटा छत से अंदर आने की कोशिश कर रहा था, इसलिए माया उस कटे सर को छुपाने के लिए जैसे ही खिड़की से बाहर निकालती है, उसके हाथ से वो बैग गिर गया। यॉन की बहन उसे देख लेती है, अपने पिता और भाई को बुलाती है। ये देखकर वो काफी शौक में थे। वो इन दोनों को मारने का फैसला करते हैं और इनका घर भी जलाने वाले थे। माया किसी तरह छुपकर जंगल में भाग गई ताकि उन्हें क्रिएचर से मदद मांग सके। वो उस हट के सामने खड़ी मदद की गुहार लगाती है, कहती है कि मुझे जो भी देना पड़े देने को तैयार हूँ, बस हमें बचा लो। घर में वेलन और उसके बेटे ने जिमी को पकड़ लिया था। अब वो उसे कत्ल करने वाले थे, मगर तभी घर में वो बौने दाखिल होने लगे। पहले वो वेलन के बेटे को मार देते हैं, फिर बेटी को, वो भी काफी बेदर्दी से। अपने बच्चों की लाशें देखकर वेलन गुस्से से पागल हो रहा था। हाथ में बंदूक लिए वो जिमी और माया के सामने आता है। वो लोग वेलन से जान की भीख मांग रहे थे। वेलन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारे बच्चे को मारूंगा ताकि तुम भी वो दर्द महसूस कर सको। गोली चलाने से पहले ही वो क्रिएचर्स उस पर हमला कर देते हैं, उसे भी मार दिया जाता है। इसके कुछ देर बाद ही माया को लेबर पेन शुरू हुआ। वो एक बच्ची को जन्म देती है। ये दोनों हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, ना ही पुलिस के पास। अगले दिन जिमी सभी सबूतों को मिटा देता है। ये खुश थे कि चलो मुसीबत टल गई, मगर अगले ही दिन जंगल से वो बौने आकर इनकी बच्ची चुरा ले जाते हैं। माया अपनी बच्चे के लिए पागल हो रही थी। वो जंगल
पर वो छोटे शैतान रहा करते थे। वो माया को भगाने की कोशिश में लगे थे। तब माया को याद आता है कि असल में ये मेव की बेटी है। सौदे के तौर पर उसने ये क्रिएचर्स को दी। वो कुछ शब्द ही बोल पा रही थी क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी इस गुफा में गुजरी। माया उससे अपनी बच्ची वापस मांगने के लिए विनती करती है, मगर वो उसे नहीं देने वाले थे। उससे में आकर माया उनमें से एक गॉब्लिन को मारने की धमकी देती है, बल्कि मार भी देती है। वो बूढ़ी अपने गॉब्लिन्स को आदेश देती है कि खत्म कर दो इस औरत को। ये सुनते ही माया उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ती है और उसकी आंखों में अपनी उंगलियां घुसाती है, जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसा करते ही वो सभी गॉब्लिन्स अब माया के सामने झुक जाते हैं। बच्ची को लिए वो वापस घर आई, जहाँ सभी गॉब्लिन्स उसके इर्द गिर्द नाच रहे थे और उसे माँ पुकार रहे थे। फिर माया को खून से नहलाया जाता है और घबराया हुआ जिमी ये सब देख रहा था। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, इस फिल्म में आयरिश फोकलोर के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ये छोटे क्रिएचर्स असल में इंसान की एक विश पूरी करते हैं, खासकर उनके लिए दौलत लाना या किसी का कत्ल करना। फिर उस इंसान को भी इन्हें कुछ देना होगा। जैसे कि मेव का पति बहुत बीमार था और उसने अपनी बच्ची को दे दिया था, और जब माया उस हट के सामने गई उनसे मदद मांगने, तो वो भी उसके बच्चे के बदले ही मदद के लिए तैयार हो गए थे। गॉब्लिन की इस सेना को एक माता की जरूरत पड़ती है, जो कि पहले मेव की बेटी थी और अब माया बन गई। बाकी सब आपने कहानी में देख लिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।